नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्ञानचंद भारती, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत है। और इस व्याख्यान का जो विषय है आज का, वह है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। हम मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं और इसमें आज जो चर्चा का विषय है वह है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये जो तीन ध्येय वाक्य हैं वो फ्रांस की राज्य क्रांति के ध्येय वाक्य हैं। और उसके बाद में 1789 में ही फ्रांस ने द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, या यूं कहा जाए कि मानवीय अधिकारों की घोषणा की थी। उसके बाद में 1791 में अमेरिकन संविधान में प्रथम 10 संशोधन किए गए और उन संशोधनों को बिल ऑफ राइट्स या अधिकार पत्र कहा गया। उसके बाद में 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा यूएनओ द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये जो घोषणा थी वो इस बात का प्रावधान था कि अधिकारों की, या जिसमें हम स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और अन्य प्राणवैधिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, जिनको हम नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं, इन सब की घोषणा किया जाना और उनको विभिन्न संविधानों में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है। आज जिस स्वतंत्रता के मूल अधिकार की बात हम करने जा रहे हैं, ये समानता के साथ ही वह मूल अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन और मरण से संबंधित है और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होगी तो वह अपना विकास भी नहीं कर पाएगा, और जिस लोकतांत्रिक संरचना और संकल्पना की बात हम कर रहे हैं उस लोकतांत्रिक समाज का निर्माण भी संभव नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता अपने आप में न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इस बात के लिए भी जरूरी है कि स्वतंत्रता के बिना मानव का विकास संभव नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। समाप्त नहीं किया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। और 6 स्वतंत्रताएं 1900 संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 में जिन 6 स्वतंत्रता की बात की गई है वो पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक एवं निरायुध या निरस्त्र रह करके सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र रूप से आबाद संचरण, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रताएं हैं वह स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 की प्रमुख 6 स्वतंत्रताओं में शामिल है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह जीवन का मूल है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है, इसमें व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के अवसरों पर जो अभिव्यक्ति की आवश्यकता है उसकी स्वतंत्रता है।
अभिव्यक्ति जो है वह लिखित, संकेत, चिन्ह, पत्र, पत्रिकाएं, वाचन, विभिन्न प्रकार के कृत्यों के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में भी हमने बात की थी कि कोई भी स्वतंत्रता या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट जो है वह अनंतम नहीं है, उन पर युक्त निर्बंध लगाया जा सकता है। और इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी युक्त निर्बंधन लगाया गया है और इसकी स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। और इस सीमित करने के जो प्रमुख प्रावधान है या जिसमें ऐसा कहा गया है कि साहब इनको सीमित किया जा सकता है, तो इसमें राष्ट्रीय या राज्य की कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में, और उसके अलावा विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्वक संबंध रखने या नहीं रखने के संबंध में, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार या सदाचार के संबंध में, न्यायालय अपमान के संबंध में, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करने के संबंध में, ये वो आधार है जिनके माध्यम से इन पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, उसकी मात्रा को सीमित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। वर्तमान जो परिस्थितियां और वर्तमान जो दौर चल रहा है वह राज्य का वह चेहरा है या वर्तमान में जो स्टेट डोमिनेंस की स्थिति आ गई है। आज राज्य के कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था या उसके हानि की तो बात अलग है, बल्कि राज्य के विपक्ष में बोलना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और स्टेट डोमिनेंस के कारण से लोग वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पीछे हटने लगे हैं और स्टेट द्वारा अपने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो न्यायपालिका हो या अन्य इसके संसाधन हो, उनके द्वारा वह व्यक्ति को प्रभावित कर रही है और व्यक्ति की वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करती जा रही है। दूसरा है कि शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये जो शांतिपूर्वक या अस्त्र शस्त्र रहित या शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का जो दौर है उसको भी राज्य द्वारा कुचला जा रहा है। और वर्तमान दौर में विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, चाहे वो धारा 144 हो या विशेष परिस्थितियों के कारण से या कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण से लोगों को इकट्ठा किए जाने पर या विरोध प्रदर्शन करने पर या धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगी हुई है। और साथ में सत्ता भी नहीं चाहती कि इस प्रकार की आप विभिन्न प्रकार के सम्मेलन करें, विभिन्न प्रकार की वार्ता करें और राज्य के खिलाफ राज्य की शक्तियों के खिलाफ आप खड़े हो। तो इस प्रकार की चीज़ें वर्तमान में धीरे धीरे की जा रही है। मैं इसको निरपेक्ष रूप में कहना चाहूँगा इस बारे में कि शांति व सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक जो सम्मेलन की स्वतंत्रता है, वो राज्य और शासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने का तरीका है। वर्तमान जो सत्तासीन शासक है उन्होंने मान लिया है कि हमारा विरोध है। विरोध सत्तासीन शासकों का नहीं है, विरोध सत्ता का भी नहीं है। विरोध उनके द्वारा किए जाने वाले जो स्वतंत्रताओं को सीमित करने वाले जो उपाय हैं उनका विरोध है। और वर्तमान में इस प्रकार का विरोध शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है हमारे सामने। फिर आगे है संगम व संघ बनाने की स्वतंत्रता, कि प्रत्येक व्यक्ति को जिनको ये लगे कि हम अपनी उन्नति के लिए और अपने किसी
विचार अभिव्यक्ति के लिए या अपने किसी भले के लिए संघ बनाए जो राष्ट्र और समाज का भला करे, उसके विपरीत कहते कि विपरीत परिस्थितियां पैदा नहीं करे, बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए गंभीर चुनौतियां पेश न करे, तो ऐसे संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और विभिन्न प्रकार के जो जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय और विभिन्न जो आधारों पर जो संघ बनाए गए हैं, वो संघ सभी इसी बात के लिए है कि वो अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए, समाज राष्ट्र उन्नति के लिए, अपने जैसे विचारधारा वालों की उन्नति के लिए संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और शासन वर्तमान में जिस प्रकार का शासन को मैं इस प्रकार से कहूँगा, क्योंकि मैं एक लोक प्रशासन विषय का विद्यार्थी होने के कारण से और संविधान की जब बात आती है तो निरपेक्षता के रूप में कहना चाहूँगा कि शासन और सत्ता जो है वो सदैव भयभीत रहते हैं व्यक्तियों से, व्यक्तियों के समूह से, संगठन से, कि कहीं ये हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका विरोध किया जाता है और संगठन और शासन के द्वारा या सत्ता के द्वारा उन पर नज़र रखी जाती है। उनकी विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनका निरीक्षण परीक्षण किया जाता है और कई बार उनको कहते हैं कि अपने अनुकूल न पाने पर उनके खिलाफ उनको दबाया भी जाता है और उनको उस प्रकार से उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान जो है उसमें उनको संघ व स्वतंत्र संघ बनाने की अपनी आज़ादी है। और उस आज़ादी का फ़ायदा ये है कि ताकि वो अपने समान विचारधारा लोगों को लेकर के अगर उनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए वो अपना आवाज़ उठा सके, क्योंकि अकेला व्यक्ति जो है वो शासन और सरकार का मुकाबला नहीं करना चाहता और नहीं कर भी सकता। तो ऐसी स्थिति में उसे संघ बनाने की आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, तो उसका वो उपयोग करता है। फिर है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता दी गई है कि वह व्यक्ति किसी भी भारत के क्षेत्र में जाए और कहीं भी विचरण करे, घूमे, उसके लिए आज़ादी है। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या जो राष्ट्रीय महत्व के सुरक्षा के जो क्षेत्र हैं या इस प्रकार के उनके संस्थान हैं, उसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से जाने की आज़ादी नहीं है। ये राष्ट्र और देश की कहते की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से उनके वहाँ जाने से पहले उनको परमिशन दी जाती है और परमिशन ली भी जानी चाहिए ताकि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर किसी प्रकार की आंच ना आए। तो इस प्रकार का युक्त निर्बंधन ऐसे परिस्थितियों में लगाया जाता है। फिर है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं किसी भी भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो व्यक्ति है वो एकरी नागरिकता है और एकरी नागरिकता के तहत भारत में व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी राज्य में रहे। लेकिन कुछ जैसे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर अब तक ये विचारधारा चलती आ रही थी कि उन लोगों को या उस प्राकृतिक जो क्षेत्र है उसका संरक्षण बनाए रखने के लिए या सीमावर्ती क्षेत्र बनाए रखने के लिए या दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर है कि प्रत्येक व्यक्ति को बसने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि जान जोखिम में डाली जा सकती है, जीवन को सुरक्षा और रक्षा का खतरा हो सकता है, इसलिए प्रत्येक भाग में जाने की अनुमति भी नहीं है। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़ करके भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में आप निवास करिए, आप बसिए, आपको आज़ादी है। साथ में कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है और ये उनको अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार का व्यापार व्यवसाय अपनी योग्यता अनुसार करे, उसका प्रचार प्रसार करे और उसको कहते हैं कि उससे अपने जीविका उपार्जन करें। हाँ, अगर वो जीविका उपार्जन या वो वृत्ति जो अगर समाज और राष्ट्र के मानक सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो उनको अनुमति नहीं है। इस प्रकार के जैसे मान लीजिए कि आप छोटे बच्चों से बलात् श्रम करवाते हो या महिलाओं से या लड़कियों से कहते कि बलात् उनसे कहते हैं कि देह व्यापार करवाते हो, तो इन सब की आज़ादी उनको नहीं है। ये कानून की दृष्टि में गुनाह है, अपराध है, उनके लिए सज़ा है। तो इस प्रकार की आज़ादी उनको नहीं दी गई है। तो इस प्रकार की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति को गरिमापूर्वक जीवन जीने के लिए दी गई है। आप किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचा सकते, उसके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। तो ये जो चीज़ें हैं उनको अलावा जो है वो हमारे जो जीवन के लिए अच्छे कामों के लिए हैं वो हमको स्वतंत्रताएं दी गई है। इसमें मैंने एक वर्तमान में एक चीज़ और जोड़ी है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
2002 के द्वारा सूचना का अधिकार दिया गया था, उसको विस्तृत करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है। और सूचना इन्फॉर्मेशन जो कि शासन और सत्ता द्वारा जो काम किए जाते हैं या लोक प्राधिकारियों द्वारा जो भी कृत्य किए जाते हैं, वो प्रत्येक जनता के सामने स्पष्ट रूप से या निर्विवाद रूप से रखे जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को जानने का अधिकार है। तो इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, इसके लिए अधिकार दिया गया है। तो ये भी अपने आप में स्वतंत्रता का अधिकार है कि जब तक हम सूचना को जानेंगे नहीं, तब तक हम स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण है, दोहरे दंड से संरक्षण है। ये अपने आप में जुडिशियल वो इश्यूज है और जुडिशियल इश्यूज में ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को जिस समय उसने अपराध किया, तो जिस समय जो विधि लागू होगी उस विधि से अधिक उसको दंड उसको नहीं दिया जा सकता, या उस विधि में उसके अपराध के बाद में संशोधन हो जाए तो संशोधन के अनुसार उसको दंड नहीं दिया जा सकता। विधि में जिस समय जो प्रावधान होंगे वही प्रावधानों के अनुसार उसको दंड दिया जा सकता है। बाद में परिवर्तन करने के बाद में उसको बूथ लक्ष्य प्रभाव या भविष्य लक्ष्य प्रभाव है उस पर शामिल नहीं होते। फिर है दोहरे दंड से संरक्षण, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाता है, उसको बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से अनुच्छेद जो 20 है वो न्यायिक या जुडिशियल जो है संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 21 है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में ही अनुच्छेद जो 21 है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि अनुच्छेद 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 19 है वो नागरिकों को मिला हुआ है और आर्टिकल 21 जो है वो व्यक्तियों को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति चाहे भारत का नागरिक हो या नहीं हो, उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको मिलेगा। इसके तहत अगर हम बहुत सारी बातचीत करें तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत बनाते हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सभी लोगों के साथ लागू होना चाहिए। एकांतता का अधिकार कि प्रत्येक व्यक्ति को निजी या जैसे निजी जानकारी रखने का अपना अधिकार है, निजित्व का अधिकार है, किसी के व्यक्ति में आपकी प्राइवेसी में आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। विदेश भ्रमण का अधिकार, मानव गरिमा के साथ में जीने का अधिकार, जीव को उपार्जन का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जलवायु के उपयोग का अधिकार। अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं अपने जीवन लीला समाप्त कर दूं, तो जब तक कि विशेष विधियों द्वारा उसको कहते हैं कि उसके जीवन को अलग करने का या जीवन से अलग करने का अधिकार उसको नहीं दिया जाता, तब तक वो अपने आप को स्वतंत्र रखेगा और अपने आप को कहते वो समाप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार उसको प्राप्त है। एकांत कारावास के विरुद्ध, मतलब किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल अकेले कारावास में डालने के बजाय उसको एक समूह में रखा जाए, इसका भी अधिकार उसको दिया गया है। शीघ्र प्रेक्षण का अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध बनता है तो उसको शीघ्र से शीघ्र उसका उपयोग किया जाना चाहिए। साथ में उसको कहते हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है और साथ में कामगारों का जो अधिकार है उसको अधिकार मिला हुआ है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न जो है उनके प्रति पुनर्वास उनका किया जाना चाहिए, उसका अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध है, विशाखा गाइडलाइन का पालन है, पुलिस अभिरक्षा में मूर्ति के विरुद्ध संरक्षण है। ये सारे के सारे जो आर्टिकल 21 में शामिल है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को आप जब तक उसने कोई अपराध नहीं किया हो, आप उसके प्राण और दैहिक रूप से उस पर कभी अधिकार नहीं कर सकते, उसको कारावास में नहीं रख सकते, उसको अमानवीय परिस्थितियों में उसको नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार के अधिकार उनको मिलते हैं। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है कि यदि किसी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं ठहराया जाए तब तक उसके अपराध पर लागू जो कानून है उसका उल्लंघन किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के
जीवन और उसकी के जो देश स्वाधीनता है उसको स्थापित विधि प्रक्रिया के अलावा उसको कहते हैं कि समाप्त नहीं किया जाए, उसको वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जीवन का अधिकार जो है वो उसमें शामिल है, उसमें आवास का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, आहार का अधिकार है, कि व्यक्ति की जो मूलभूत या बायोलॉजिकल आवश्यकता है उनको आप कहते हैं कि रोक नहीं सकते। ये प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, और ये प्राण और देह स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह व्यक्ति को उपलब्ध है, नागरिक को नहीं, व्यक्ति को। तो भारतीय संविधान इसमें एक बड़ा विषय अपना रखता है और बड़ा अपना अधिकार हृदय रखता है कि भारत में जो जिस समय जो व्यक्ति है उसको ये सब अधिकार प्राप्त होने चाहिए और होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की और निवारक निरोध की। निवारक निरोध जो है यह अनुच्छेद 22 है, वो ये कहते हैं कि ये अनुच्छेद 21 का अनुलग्न है और साथ में इसका विस्तार है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि बंदीकरण में निरोध के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार आपको दिया गया है कि अगर आपको किसी कारण से बंदी बनाया गया है तो आपको 24 घंटे के तहत न्यायालय के समय, किसी मजिस्ट्रेट के समय आपको पेश किए जाने का आपको अधिकार है। अगर आपके अधिकार का पालन होता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है उसके माध्यम से कहते हैं कि जो कोर्ट है वो रिट जारी करके पूछ सकता है कि आपने इस व्यक्ति को बंदी क्यों बनाया है। तो 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी के उसमें पोजीशन में नहीं रखा जा सकता, उसके बंदी बनाया कर नहीं रखा जा सकता, और 24 घंटे में उसको कहते हैं कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। साथ ही उसको अपने रुचि के और अपने आवश्यकता के अनुसार अपने वकील से उसके बचाव करने का अधिकार है, और उसको ये जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से बंदीकरण और निवारक निरोध के लिए सामान्य विधियों में किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय में उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, और बनाया जाए तो उसको बंदी बनाने के उसको कारण बताने होंगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होंगे, और साथ ही उसको अपने वकील से बचाव का अधिकार होगा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण रही, वो ये रही कि साहब इसके बावजूद भी भारत में निवारक निरोध की विधियां बनाई गई। रेशमा, मीसा, NSA, टाडा, पोटा, और वर्तमान में दो विधियां हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियों से संरक्षण अधिनियम। ये दो इसमें वर्तमान में प्रचलित है। रेशमा आया, इसको कहते हैं कि आंतरिक जो गतिविधियां हैं उससे जो संरक्षण है, या विभिन्न प्रकार के जो देशवासियां हैं उन देशवासियों के लिए लगाया गया था। और निवारक नजरबंदी अधिनियम 1950 से लेकर 1959 तक चला था ये। इसके बाद में मीसा जो अधिनियम है 1971 से लेकर 1979 तक चला। उसमें मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, और इसके तहत आपातकाल में विभिन्न व्यक्तियों को बंदी बनाया गया और उनको जेलों में रखा गया, और बड़ी कड़ी यातनाएं उनको दी गई और उनको सुना भी नहीं गया। और जो आर्टिकल 19, 20, 21 के जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित कर दिया गया। इस प्रकार से 1981 में फिर या 1983 से इसको लागू किया गया। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है ये, और इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिविधियों के विरुद्ध अगर पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। वर्तमान में भी ये लागू है। एक काला कानून 1985 से 1995 तक लागू रहा, इसको टाडा कहते हैं, और इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी एंड डेमोलिशन एक्ट ये लगाया गया था। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियों निरोधक कानून, टाडा जिसको कहते हैं। उसके बाद में 2002 से लेकर 2004 तक पोटा लगाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, पोटा लगाया गया। आतंकवाद निरोधक कानून बनाया गया ये, और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये जितने भी जो कानून जिनकी हमने चर्चा की है, बातचीत की है, ये अपने आप में काली कानून कहलाते हैं, और ये जो हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया उसको छीनते हैं, कम करते हैं, ख़त्म करते हैं। और इस दौरान जो व्यक्ति है उसको आप कह दें कि एक लंबे समय तक उसमें भी रखा जा सकता है, उसको
मिलने नहीं दिया जाए, उसकी विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रता है उनका हनन किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और इन कानूनों का जो इम्पैक्ट रहा है ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ये टाडा के बाद में जो पंजाब में आतंकवाद फैला और इस प्रकार का उसका उपचार रहा, पूटा के बाद की बात कहें जिसमें पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों की बात अपन करें, या मीसा की बात करें तो कहते हैं कि जो आपातकाल का जो समय है 1971 से लेकर 1979 तक का, तो विभिन्न प्रकार के जो काले कानून बने और काले कानूनों ने अपना जिस प्रकार का रूप दिखाया, उससे भारतीय संविधान में एक बात तो ये हुई कि साहब इन काले कानूनों के कारण से भारत में विध्वंसक गतिविधियाँ रही। शासन, सत्ता और सरकार और पुलिस और मिलिट्री ने जिस प्रकार का अपना इसमें दुरुपयोग किया वो जग जाहिर है। और भारतीय लोगों की स्वतंत्रताओं को हनन किया गया, ख़त्म किया गया। उनमें इस बात के लिए उनको कहते हैं कि प्रताड़ित किया गया है कि वो देश विरुद्ध काम कर रहे हैं, और इसमें निर्दोष व्यक्तियों को भी शामिल किया गया, जिससे आतंकवाद पनपा, जिससे मार्क्सवाद पनपा, जिसमें माओवादी पनपे। तो एक लोकतंत्र राष्ट्र के लिए या लोकतांत्रिक समाज के लिए इस प्रकार के अधिनियमों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका नीड-छीड़ विवेचन करें तो नीड-छीड़ विवेचन में ये सामने आता है कि जब राष्ट्र और देश की अखंडता की बात हो तो इस प्रकार के काले कानून भी कुछ मात्रा में सहायता कर सकते हैं, लेकिन उनका अत्यधिक उपयोग किया जाना और शांति काल में इनका उपयोग किया जाना ये हमारे राष्ट्र के लिए सोचनीय और विवेचनीय विषय है। तो हम उनको ऐसी परिस्थितियां न पैदा होने दें कि इन काले कानूनों का सहारा लेना पड़े, कि अगर राष्ट्र और देश की सरकार या कार्यपालिका या न्यायपालिका अगर सही मायनों में काम कर रही होती तो व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के खिलाफ कभी नहीं जाता, समाज के खिलाफ कभी नहीं जाता। व्यक्ति समाज और राष्ट्र के खिलाफ तब जाता है जब इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो, जब उसको लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास नहीं हो, या सरकार या राष्ट्र की जो शासन की कार्यपालिका है वो अगर सही मात्रा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, वो न्याय का पालन नहीं कर पा रही है, या वो सभी संसाधनों को सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा पा रही है, या संसाधनों का एकत्रीकरण हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में विरोध होना, संगठन बनाए जाना जिन पर हम नियुक्ति निर्बंधन लगाते हैं, वो सब स्वाभाविक रूप से वो हड़ताल भी करेंगे, वो तोड़फोड़ भी करेंगे, वो विध्वंसी घटनाएं भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि बजाय इन काले कानूनों का साथ ले, इसके बजाय ये प्रयास किया जाना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक जो संसाधन है या लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो अपना काम पूरा करें, विकास का कहते हैं कि जो सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाए, समाज के प्रत्येक तबके में ये विश्वास हो कि मेरे साथ न्याय खड़ा है, मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है। विगत की घटनाओं पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम से जो शासन, सत्ता और पुलिस ने जिस प्रकार की जो कार्य प्रणाली अपने प्रदर्शित की है, वो कहीं न कहीं ये साबित करती है कि समाज और राष्ट्र में आज भी लोकतांत्रिक तरीकों का विलोप हो रहा है, और शासन और सत्ता केवल अपने आप को बनाए रखने के लिए, एक लीपापोती करने के लिए और मेरी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो प्रयास जिस प्रकार से कर रही है वो निंदनीय है। और ये स्वतंत्रता के अधिकारों का और मौलिक अधिकार जो दिए गए स्वतंत्रता समय से संविधान के द्वारा, उन सब का अपने आप में हनन है, और हम कहीं न कहीं इस बात को हार रहे हैं, और संवैधानिक उपचारों और संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं न कहीं विद्रूपित होती जा रही है। आज हमें संविधान को बचाने की आवश्यकता है, कानूनी प्रक्रियाओं को बचाने की आवश्यकता है, रूल ऑफ लॉ को बचाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें प्रयास ये किया जाना चाहिए कि संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका सरकार एक निरपेक्षता के रूप में या सभी के साथ में समानता का व्यवहार करते हुए और लोकतांत्रिक प्रणालियों का उपयोग करते हुए काम ले, तब ये स्वतंत्रताएं बच पाएगी, वरना इनका हनन होना स्वाभाविक है। जय हिंद, जय भारत।